चलो ठीक है, तो इसमें फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, यस सर। थर्ड, ठीक है। थर्ड में एक चीज मैं तुम लोगों को बता देता हूं, अगर हम a इंटू बी करते हैं एंड b इंटू ए करते हैं, जनरली ये तो सेम होते नहीं है कि नहीं? लेकिन अगर हम इनके ट्रेस की बात करें, अगर ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स है, सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है, तो इन दोनों के ट्रेस की अगर बात करें तो इन दोनों के ट्रेस सेम होते हैं। ये प्रॉपर्टी है, दोनों के ट्रेस सेम होते हैं अगर दोनों सेम ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो। अब यहाँ पे बताओ, अगर हम ए बी माइनस बी ए करेंगे, ए बी माइनस बी ए करेंगे तो उसका ट्रेस कितना आएगा बताओ? जीरो। जीरो। ए बी माइनस बी ए, इसका ट्रेस आ जाता है 0, लेकिन ट्रेस ऑफ आई, अगर ये एन ऑर्डर के मैट्रिक्स है तो इसका जो ट्रेस होगा वो कितना आएगा? एन। एन। तो क्या ये दोनों कभी इक्वल हो पाएंगे क्या? नो। नहीं हो पाएंगे। नो सर। तो इसका मतलब हमें वहां पे ऐसी कोई मैट्रिक्स नहीं मिलेगी ए एंड बी जिसके लिए ये पॉसिबल हो रहा होगा। ठीक है? यस सर। उसके बाद फोर्थ। यस सर। यस सर। फोर्थ तो आसान था ना, अब ऑप्शन देख के हिंट लेनी थी। पहले ए दिया हुआ है, बाद में ए स्क्वायर निकालेंगे, ए क्यूब निकालेंगे और वहां से पैटर्न पता चल जाएगा। कितने लोगों से बन गया है 4? 8 लोग, 10, 11, 13 लोगों से बन गया है, अच्छी बात है। ठीक है, तो इसमें देख लो क्या दिया हुआ है। a इज इक्वल टू b प्लस सी, ठीक है। bc इज इक्वल टू cb, ये गिवन है तो मानना पड़ेगा। एंड c स्क्वायर इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स। तो अभी नल मैट्रिक्स को मैं 0 0 प्रोनाउंस करूं, ठीक है? वो बार बार नल मैट्रिक्स बोलना, वो c स्क्वायर इज इक्वल टू 0। अब उसके बाद हमें ऑप्शन को देख के ये लग रहा है कि a की पावर बढ़ानी पड़ेगी, तो हम पहले a स्क्वायर लिख लेते हैं। तो a स्क्वायर जब लिखेंगे तो ये क्या आ जाएगा? b प्लस c का स्क्वायर। तो यहां से हमें मिलेगा b स्क्वायर प्लस, ये मत बोल देना 2bc मिलेगा, ये मैट्रिक्स है, ठीक है? तो b प्लस सी इंटू बी प्लस सी, ऐसे इसको लिख सकते हैं। तो हमें मिलेगा बी स्क्वायर प्लस बी सी प्लस सी बी प्लस सी स्क्वायर। अब ये दोनों तो सेम है और ये 0 है, तो इसका मतलब ये कितना आ जाएगा? बी स्क्वायर प्लस 2bc, इसको लिख सकते हैं, सेम है उस वजह से लिख रहे हैं, ठीक है? ये लिख सकते हैं। अब यहां से देखो, b को हम बाहर ले सकते हैं प्री मल्टीप्लीकेशन में, है ना? प्री मल्टीप्लीकेशन में बाहर ले सकते हैं, तो अंदर में बचेगा b प्लस 2c। ये क्लियर है? उधर की तरफ मत ले लेना b को, क्योंकि b c के पहले आ रहा है प्री मल्टीप्लीकेशन में, तो हम इधर की तरफ ही बाहर ले सकते हैं उसको। तो ये आ गया a स्क्वायर। अब a क्यूब में ये b स्क्वायर प्लस 2bc इंटू b प्लस c, क्योंकि a स्क्वायर इंटू ए आएगा ना। तो यहाँ पे देखो, अब ये क्या बन जाएगा? b क्यूब प्लस b स्क्वायर c प्लस 2bc इंटू b प्लस 2bc स्क्वायर। अब ये तो अगेन नल मैट्रिक्स हो जाएगी, क्योंकि c स्क्वायर नल मैट्रिक्स है, तो दोनों का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ जाएगा, ठीक है? अब यहाँ पे ये b क्यूब, ये b स्क्वायर c, फिर यहाँ पे देखो इस cb को हम bc लिख सकते हैं, तो इसका मतलब ये अगेन 2b स्क्वायर c आ जाएगा। तो यहाँ पे ये b क्यूब प्लस 3b स्क्वायर c, तो यहाँ से b स्क्वायर बाहर आ जाएगा और अंदर में b प्लस 3c। अब मेरे ख्याल से पैटर्न तुम्हें पता चल जाएगा कि क्या है, ठीक है? अगर हम यहाँ पे a क्यूब ले रहे तो यहाँ पे b स्क्वायर मिल रहा है, a स्क्वायर ले रहे तो b मिल रहा है,
ए ले रहे तो बी है वो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। एक और निकाल लो, चलो फिर पैटर्न और पता करना है तो ए की पावर 4 निकाल लो तो तुम्हें दिख जाता है, ठीक है, कर लोगे? यस सर। यस यस सर। सर। yes sir, फिर उसके बाद फिर 6 7 doubt, यस सर। doubt, 7 डाउट है, ओके। सर। और ये जो साइज है दिख रही है ना तुम लोगों को अभी जो मैंने लिखा था, हाँ सर, हाँ सर। या छोटा हो रहा है बहुत? सही है नहीं। सर। वो उस दिन तो बहुत वो कर रहे थे सर, बड़ा लिखो बड़ा लिखो, आज नहीं हो रही ना वो दिक्कत? परफेक्ट है no सर, sir, हाँ, परफेक्ट है। परफेक्ट है क्या? ठीक है, परफेक्ट है तो ठीक है। इसमें देख लो, नंबर ऑफ 3x3 नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स ए सच दैट ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस आई। तो ऐसे क्वेश्चन में इतना सा बस डाटा हमें गिवन है और बोला गया है ये डिटर्मिनेंट है नॉट इक्वल टू 0 एंड ये ए नॉन सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो यहाँ से मतलब ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए नहीं हो सकता, ये बोला गया है, ठीक है। अब कुछ फैक्टराइज वगैरह तो कुछ नहीं हो रहा है तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पे दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे, ये सारी चीजें करके देखनी पड़ेगी। दोनों तरफ ट्रांसपोज ले लेंगे तो ए इज इक्वल टू आ जाएगा ये ए ट्रांसपोज का स्क्वायर माइनस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही होता है। अब उसके बाद ये जो ए ट्रांसपोज है इधर जो आया हुआ है उसकी जगह पे हम ए स्क्वायर माइनस आई पुट कर देंगे, तो ये ए स्क्वायर माइनस आई का स्क्वायर है यहाँ पे ये। अब इसको मल्टीप्लाई जब करेंगे तो ये ए की पावर में 4 माइनस आई ये आ जाएगा, कर लेना मल्टीप्लीकेशन दिख जाएगा। अब यहाँ पे ये ए की पावर 4 माइनस 2i ये आ रहा है, ठीक। अब उस ए को उधर लेके चले जाएंगे तो ए की पावर 4 माइनस ए माइनस 2i इज इक्वल टू 0, ठीक है, ये आ रहा है। अब उसके बाद इसको हमें फैक्टराइज करना पड़ेगा, तो कर सकते हो क्या इसको फैक्टराइज? हाँ सर, कैसे करेंगे बोलो, कैसे करोगे? ये देख लो a प्लस आई एक फैक्टर आ जाएगा, ठीक है। अब दूसरा फैक्टर हमें निकालना पड़ेगा और फिर वो दूसरे फैक्टर से हमें वहां पे ए स्क्वायर समथिंग आएगा या क्यूब के फॉर्म में आएगा वो, तो ये देख लो ए क्यूब। या इसको अभी तुम थोड़ी देर के लिए क्या करो, नंबर की तरह ट्रीट करो, ए की मैट्रिक्स दिख रही ना हमें ए, तो इसको हम एक पॉलिनोमियल की तरह ट्रीट करेंगे अभी एक्स में पॉलिनोमियल। और इसमें हमें दिख रहा है ये इवन डिग्री का कोएफिशिएंट, ये इवन डिग्री है, ये इवन डिग्री है, आई मतलब आई दिया हुआ है, मतलब ए की पावर में कुछ नहीं, ऐसा उसको रीड करेंगे। तो इवन डिग्री के कोएफिशिएंट का सम -1 और ये ए की पावर में 1 है तो इसका कोएफिशिएंट भी -1, तो उसका एक फैक्टर a प्लस आई आएगा, x प्लस 1 होता है ना वैसे यहाँ पे a प्लस आई। और दूसरा फैक्टर हम सिंथेटिक डिवीजन से निकाल लेंगे, ये अभी नंबर की तरह ट्रीट करेंगे, i को हम लेंगे 1 तो ये -1, फिर उसके बाद 1 0 0 -1 -2 तो 1 आ जाएगा नीचे, यहाँ पे -1 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 1 1 नीचे, यहाँ पे -1 फिर -2 यहाँ पे 2 तो ये 0। तो जो दूसरा फैक्टर आ रहा है वो a क्यूब माइनस ए स्क्वायर माइनस सॉरी प्लस a माइनस 2i इज इक्वल टू 0 आ रहा है, ठीक है, ये आ रहा है।
फिर उसके बाद हमारे पास क्या है, ए स्क्वायर माइनस आई इज इक्वल टू ए ट्रांसपोज, या ये आगे फैक्टराइज हो जाएगा क्या? देखो इसमें कुछ गड़बड़ तो नहीं हुई है ना अपने से, क्योंकि हमें फाइनली क्या दिख जाता है यहाँ पे ये आ जाता है ए ट्रांसपोज माइनस ए, और ये ए प्लस आई, इन दोनों का प्रोडक्ट 0 आ जाता है। इसको जब तुम आगे सिंप्लीफाई करते जाओगे ना तो हमें ए ट्रांसपोज माइनस ए मिलेगा, देख लेना वो करके। ए स्क्वायर माइनस आई को ले लेना, या तो इसको आगे फैक्टराइज, ये आगे फैक्टराइज तो नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या करो, ए स्क्वायर माइनस आई की जगह पे या ए स्क्वायर की जगह पे ए ट्रांसपोज प्लस आई पुट कर देना, तो वहां से आगे तुम्हें चीजें मिलती चली जाएगी, फाइनली जाके ऐसा कुछ मिलेगा। अब अगर वो नॉन सिमेट्रिक है तो इसका मतलब ये 0 तो नहीं हो सकता है, नल मैट्रिक्स तो नहीं हो सकता है, और ये आज कंसेप्ट हम देखेंगे, उसके बाद हमें पता चल जाएगा दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है और वो नॉन सिमेट्रिक बोला गया है वहां पे, तो ये कभी पॉसिबल नहीं हो पाएगा, तो देखेंगे। और डिटर्मिनेंट है नॉन जीरो है तो ठीक है, आज देख लेंगे वो कंसेप्ट दो मैट्रिक्स के प्रोडक्ट। सर वो स्क्वायर करने पे वो ए स्क्वायर भी आएगा क्या? हाँ सर वो जो हम स्क्वायर किए हैं तो वहां पर 2a स्क्वायर भी आएगा? हाँ किधर? सर ए स्क्वायर माइनस आई के सर फोर्थ स्क्वायर। स्टेप, ये फोर्थ स्टेप हाँ में सर। सर। ये हाँ, इसमें क्या? तो सर उसमें स्क्वायर वाला फैक्टर भी आएगा, ए हाँ स्क्वायर। वो रहेगा, वो रहेगा, सही सही सही। बाकी क्लियर तो हो गया ना कैसे करना है आगे, ये यहाँ पे गड़बड़ है, ठीक है। यस सर। करना कैसे, फाइनली जाके ये मिल जाता है तुम लोगों को, यहाँ पे गड़बड़ में दिखा नहीं, वो मिल जाएगा वो, क्योंकि मैं उसको ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की तरह ट्रीट कर दिया वो, लेकिन अलग है ना, स्क्वायर करना है, ठीक है सही था वो। तो मैं लगा ना ये a इज इक्वल टू ए की पावर 4 माइनस 2a स्क्वायर प्लस आई, ये माइनस आई आ जाता है तो ये कैंसल आउट। अब उसके बाद आगे बढ़ते चलो, मिल जाएगा तुम्हें, ठीक है। फिर उसके बाद 8 डाउट है सर। 8 में डाउट पैटर्न सर। बेटा, वहां पे a की पावर n चाहिए, तो हमें पता चल रहा है कि हाँ ए स्क्वायर हमें गिवन है तो a क्यूब निकालेंगे, a की पावर 4 निकालेंगे, ऑप्शन देख के। जैसे वो वाला था कौन सा, फोर्थ वाला, सेम वैसे ही ये है, लेकिन इसमें डाटा थोड़ा अलग है। इसमें हमें ए स्क्वायर इज इक्वल टू 2a माइनस आई दिया हुआ है, तो a क्यूब निकालेंगे, तो इसको a से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 2a स्क्वायर माइनस a आ जाएगा, एंड ये a स्क्वायर किसके इक्वल है, 2a माइनस आई, तो ये देख लो ये 4 है, ये माइनस है, मतलब ये कितना आ जाएगा, 3a माइनस 2i आएगा, बोलो। ऐसे ही फिर a की पावर 4, तो 3a स्क्वायर माइनस 2a, ये 3, ये 2a माइनस आई माइनस 2a, तो ये 6 माइनस, तो ये 4a माइनस 3i आएगा। तो मेरे ख्याल से अलग कुछ बताने की जरूरत नहीं, ए स्क्वायर है तो 2, ए क्यूब है तो 3, ए की पावर 4 है तो 4, तो ए की पावर n है तो n इंटू ए, है कि नहीं। फिर उसके बाद अगर 2 है तो यहाँ पे -1, 3 है तो -2, 4 है तो -3, n है तो ये आ जाएगा। क्लियर है सर। चलो ठीक है, यही ऑप्शन दिया है ना इसका। यस सर। फिर उसके बाद 9, 10, डाउट। 10 तो क्लास में करवाया मैंने, नहीं करवाया क्या, या कहीं पे आके चला गया ये। एक्सरसाइज सर वो हाँ बोलो। एक्सरसाइज 1 में।
हाँ कहीं पे तो आया है, मैंने मुझे याद तो आ रहा है एक्सरसाइज 1 में या कहीं पे तो आया था। तो इस तरीके का नहीं था। एक काम करो तुम पहले, ठीक है इंडिपेंडेंट है ना, तो इधर कॉलम में से जाओ ना, कॉलम वाले से सही रहेगा। और ये बता देता हूँ C1 में क्या करना है। C1 cos sin दिक्कत है। सर सर डायरेक्ट एक्सप्लेनेशन से डायरेक्टली इक्वल। क्या डायरेक्टली करने पे आ जाता है, डायरेक्ट ज्यादा करने पे स्टेप आ नहीं जाता लगता। है क्या? हाँ हाँ सर। सर। इजीली आ जाता है। हाँ सर। हाँ सर, 2 स्टेप में। 2 स्टेप में तो डायरेक्ट करो बेटा, ठीक है। थोड़ा सा अलग है, यस। वो जो हमने देखा था एक्सरसाइज 1 में, उसमें रो ट्रांसफॉर्मेशन लगाने से वो जीरोस बन रहे थे ऊपर, तो उसकी वजह से जीरो। यहाँ पे लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है, क्योंकि इधर अगर हम कॉस को मल्टीप्लाई भी करते इधर लेके आ जाते तो वो साइन थीटा माइनस फाइव बनेगा, ऐसी चीजें बनेगी। तो डायरेक्टली करो। 11 दो डिटर्मिनेंट के प्रोडक्ट के फॉर्म में लिखना है। 12 13। अब 13 में देखो कैसे करना था, वहां पे ऑप्शन हम देखते हैं, क्या कोई ऑप्शन एक्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है क्या? नो सर। नहीं। नो नो सर। सर। तो हम एक्स की जगह पे जीरो पुट कर देते हैं और इजीली सॉल्व हो जाता है वो डिटर्मिनेंट। ठीक है, ये थोड़ा सा ये भी सोचना होता है इस तरीके से, एक्स के ऊपर तो कोई ऑप्शन डिपेंड नहीं कर रहा है, मतलब एक्स उसको कोई अफेक्ट नहीं करेगा, जो भी रिजल्ट आएगा उसके ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ेगा एक्स का। तो हम एक्स की जगह पे जीरो ले लेंगे तो अपने आप तुम्हें रिजल्ट मिल जाएगा। 14 यस सर 14। 14 सर में ना क्लियरली एलिमेंट्स उनमें सेम दिख रहे हैं, तो रो मतलब रो इंटरचेंज कॉलम इंटरचेंज करके वो दोनों में रिलेशन ला सकते हैं हम लोग, नहीं ला सकते क्या? सेम आ जाते। आ जाता है वो रिलेशन, देख लेना। क्योंकि वो एफ 2D ई इधर हर जगह सेम ही दिख रहा है, बस थोड़ा सा अच्छे से वो कौन से दो रो को इंटरचेंज करे, कौन से दो कॉलम को इंटरचेंज करे, इसके बारे में सोचना है। तो ये देख लो, सबसे पहले तो हमें ये जो है कौन सी रो, रो कॉलम 1 एंड कॉलम 3 को इंटरचेंज करना पड़ेगा, क्योंकि ये एफ वाले एफ के बगल में 2D आ रहा है, दूसरे वाले डिटर्मिनेंट पे देखना, एफ के बगल में 2D है, तो इस तरीके से अप्रोच करना पड़ेगा। ठीक है, ओके सर। हाँ। 15 डाउट। डाउट। आउट। अब आप 15 में कर दो, ए बी इज इक्वल टू ए सी है, तो डायरेक्टली एक कैंसल आउट मत कर देना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम इसको दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये देखो, आइडेंटिटी। या तो एक काम करो, एक तरफ लेके आ जाओ, ये कंसेप्ट आज हम देखेंगे। एक तरफ लेके आ जाओ, ए बी माइनस ए सी इज इक्वल टू जीरो, तो ए से प्री मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और हमें बी इक्वल टू सी चाहिए, बी इक्वल टू सी चाहिए, तो वो कब मिलेगा देखो, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो आ रहा है, ठीक है। अब उसके लिए पॉसिबिलिटीज में बताऊंगा थ्योरी पार्ट में, लेकिन यहाँ पे एक पॉसिबिलिटी आती है, अगर हमें ये जीरो चाहिए तो ए इनवर्स एग्जिस्ट करना होगा, क्योंकि अगर ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा और दोनों तरफ हम उससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो हमें बी माइनस सी इज इक्वल टू जीरो मिल जाएगा, बी इक्वल टू सी, ठीक है। तो इसके लिए ए का क्या होना जरूरी है, नॉन सिंगुलर, नॉन सिंगुलर। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद पार्ट 2, फर्स्ट ऑप्शन सी।
ऑप्शन सी। तो अगर पहले कौन सा ऑप्शन मिलेगा तुम लोगों को, b1 प्लस डेल्टा, b2 प्लस डेल्टा स्क्वायर एंड b3 प्लस डेल्टा r इन hp। तो डेल्टा निकाल लिया क्या आता है? 0 जीरो आता है। 0। तो हो गई कहानी खत्म। वहां पे अगर डेल्टा 0 आ रहा है तो b1 b2 bc है ना hp में। हाँ सर। क्या कर रहे हो तुम? सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। सर फिफ्थ को ऑप्शन डी। फिफ्थ ऑप्शन डी ए, डी डी। BCD are in AP. Determinant this delta. Okay. तो एक्सपांड करने पे नहीं मिल रहा है क्या ये? जब मान लो पहले तुम ये करो यहाँ पे, इसमें डेल्टा इज इक्वल टू गिवन है बी सी बी अल्फा प्लस सी, फिर उसके बाद सी डी सी अल्फा प्लस डी, बी अल्फा प्लस सी सी अल्फा प्लस डी, ये अल्फा क्यूब माइनस सी अल्फा। ये आ रहा है, ठीक है। अब उसके बाद डेल्टा, इसमें क्या करो, ये वाला ट्रांसफॉर्मेशन लगाओ R3 में, R3 माइनस अल्फा इंटू R1 माइनस R2, ठीक है। ये ट्रांसफॉर्मेशन जब लगाओगे तो डेल्टा इज इक्वल टू ये बी सी, यहाँ पे सी डी, ये 0 0 आ जाएगा। यहाँ पे बी अल्फा प्लस सी सी अल्फा प्लस डी, यहाँ पे कितना मिलेगा हमें? इसको अल्फा से मल्टीप्लाई करना है तो ये ए अल्फा क्यूब माइनस बी अल्फा स्क्वायर, ये सी अल्फा माइनस कर रहे हैं तो ये माइनस 2c अल्फा माइनस 3c अल्फा, एक नहीं प्लस होगा, प्लस माइनस सी अल्फा ही रहेगा एंड प्लस डी, ये आ जाएगा। यहाँ तक तो कर लिया था क्या? और फिर उसके बाद एक्सपांड कर दो। तो जब तुम एक्सपांड करोगे तो तुम्हें मिलेगा बी डी माइनस सी स्क्वायर, ए अल्फा क्यूब माइनस बी अल्फा स्क्वायर माइनस सी अल्फा प्लस डी, एंड ये हमें क्या गिवन है? इज इक्वल टू 0। तो ये कब 0 होगा? या तो ये 0 हो जाए या ये 0 हो जाए। तो ये 0 होने का मतलब बीसीडी किसमें है? जीपी। क्लियर है? वहां पे एपी में दिए हुए क्या? नहीं सर जीपी दिए हैं, वो डी ऑप्शन में डाउट था। तो डी में दिख रहा है ना, अल्फा इसका रूट आ रहा है, मतलब इसमें अल्फा की जगह पे एक्स लिख लो तो दिख जाएगा, अल्फा उस इक्वेशन का रूट रहेगा। 6 7 8 ऑप्शन सी। एफ ऑफ एक्स मिला। हाँ सर। क्या मिला? साइन क्यूब एक्स। तो खत्म है। साइन क्यूब एक्स का इंटीग्रेशन नहीं आता क्या तुम लोगों को? नहीं आता है क्या? नहीं। नहीं। उसमें चलो जैसे साइन स्क्वायर एक्स का आता है क्या इंटीग्रेशन? हाँ हाँ सर, क्या करते हो उसमें? cos 2x में कन्वर्ट कर। वो करते हो ना, मतलब लीनियर फॉर्म में कन्वर्ट करते हो उसको हायर एंगल में। तो वैसे ही यहाँ पे साइन क्यूब एक्स को क्या हम हायर एंगल में कन्वर्ट कर सकते हैं क्या? बोलो। sin 3x। हाँ साइन सर। 3x के रिजल्ट से, जैसे साइन क्यूब एक्स को हम साइन 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x बाय 4 ये लिख सकते हैं। अब इसका इंटीग्रेशन हमें आता है तो कर ले, ठीक है। हाँ सर। 9 डाउट।
नाइन्थ में ये देख लेना वेरिएबल किसमें आ रहा है, डिफरेंशिएशन ऑफ डिटरमिनेंट तो तुमने ही बताया था ना कि एमओडी में हो गया, हुआ है ना। यस उसी में अब nth डेरिवेटिव तक जाएंगे, nth डेरिवेटिव भी हुआ होगा वहां पे। तो एफ ऑफ एक्स, अब इसमें एक ही रो में वेरिएबल है एक्स, तो हम डायरेक्टली बिना एक्सपांड किए डिटरमिनेंट को ही डिफरेंशिएट कर देंगे। ऐसे अगर दो में भी रहता तो भी कर सकते हो उसको डायरेक्टली डिटरमिनेंट को ही डिफरेंशिएट। ठीक है, तो यहाँ पे पहले एफ डैश एक्स कितना आएगा, -1/x, 1/x n इंटू एक्स की पावर n -1। ये नीचे वाले एज इट इज रहेंगे, उसको नहीं लिख रहे हैं बार बार। एफ डबल डैश एक्स, यहाँ पे ये कितना आ जाएगा, -2/x³ प्लस 2/x³, ये -1/x², ये n इंटू n -1 इंटू एक्स की पावर में n -1। ठीक है, ऐसे ही चलते चलेंगे तो एफ ट्रिपल डैश में यहाँ से एक पैटर्न मिल जाता है। अब ये कितना आ जाएगा, -2 इंटू 3 अपॉन एक्स की पावर 4, 1 इंटू 2 अपॉन x³, और ये n इंटू n -1 इंटू n -2, यहाँ पे n -2 आने वाला है, x की पावर में n -3, ये आ जाएगा। अब ऐसे ही बताओ, अगर हम जैसे ये थर्ड डेरिवेटिव है तो 3 तक जा रहे हैं, फोर्थ डेरिवेटिव है तो 2 इंटू 3 इंटू 4, फिफ्थ डेरिवेटिव है तो 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू 5, ऐसे चलते चले जाएंगे। और ऐसे ही अगर nth डेरिवेटिव रहेगा, nth डेरिवेटिव अगर रहेगा तो यहाँ पे अब जैसे इवन था तो प्लस साइन आ रहा है, ऑड है तो माइनस आ रहा है, ऑड है तो माइनस आ रहा है। अब n पता नहीं हमें कैसा है, तो इवन रहेगा तो माइनस साइन आ रहा है तो -1 की पावर में है, और ऑड है तो नेगेटिव साइन आ रहा है तो अपने आप वो साइन एडजस्ट हो जाएगा इसके थ्रू। एंड यहाँ पे आगे हमें मिलेगा n फैक्टोरियल मिलेगा, क्योंकि 2 इंटू 3 इंटू 4 इंटू अप टू n तक जाएंगे तो n फैक्टोरियल अपॉन में x की पावर n+1। यहाँ पे अगले वाले में 1/x, 1 इंटू 2 अपॉन x³, x यहाँ पे -1/x²। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, जब इवन है तो साइन निगेटिव आ रहा है, ऑड है तो पॉजिटिव आ रहा है, तो -1 की पावर n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल आएगा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो डबल डेरिवेटिव है तो 1, ट्रिपल डेरिवेटिव है तो 1 इंटू 2, फोर्थ डेरिवेटिव में 1 इंटू 2 इंटू 3, ऐसे nth डेरिवेटिव में n-1 तक जाएंगे। एंड इसमें अगर देखेंगे तो ये n फैक्टोरियल आ जाता है। एंड ये कितना है यहाँ पे, 1 -1/n, ये -1 की पावर n, ये 1a² अब यहाँ से देखो क्या, यहाँ पे नीचे में x की पावर n आएगा, और हमें जब हम ऑप्शन को देख रहे हैं तो 1 पुट करना है x की जगह पे, ये -1 की पावर में n इंटू n फैक्टोरियल, -1 की पावर में n-1 इंटू n-1 फैक्टोरियल, एंड ये n फैक्टोरियल, और यहाँ पे 1 -1/n -1 की पावर है 1a² तो ये बताओ पहले वाले में से क्या कॉमन आएगा, पहले वाले रो में से -1 फैक्टोरियल टू n फैक्टोरियल, इसको बाहर ले सकते हैं ना, तो यहाँ पे 1, यहाँ पे जब तुम देखोगे तो -1/n बचेगा, यहाँ पे -1 की पावर है, तो क्या दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, 0। तो दो रो के एलिमेंट सेम हो गए, उसकी वजह से इसके डिटरमिनेंट की वैल्यू 0 आएगी। हमें वो क्या ऑप्शन मिलेगा, इंडिपेंडेंट ऑफ ए इंडिपेंडेंट ऑफ एन, ये ऑप्शन मिल जाएगा। एंड ये क्या रिप्रेजेंट लाइन टू ओरिजिन, हाँ सही है, क्योंकि वो 0 आ जाएगा तो y इज इक्वल टू एक्स ओरिजिन से ही पास करेगी।
ठीक। सर 10 तो हमने क्लास नहीं किया। 10 तक सर ही। 9 हाँ सर वो जो फर्स्ट कॉलम से ये होगा में ये डिफरेंशिएशन होगा क्या? वो एक बार बता तुम्हारी दीजिए। फर्स्ट कॉलम से ही डिफरेंशिएशन होगा क्या? वो नीचे वाले 2 कॉलम से डिफरेंशिएशन तो नहीं तुमने हुआ? क्या डिफरेंशिएशन क्या पढ़ा है एमओडी में? 0 हो जाएगा वो करना ही नहीं होता ना। अगर मान लो सर 2 में वो आ जाते, सपोज 2 में वेरिएबल रहते, तो हम एक डिटरमिनेंट में एक रो का करते या तो एक कॉलम का करते, बाकी दोनों को एज अ कांस्टेंट ट्रीट, उसको एज इट इज रहने देते। ठीक है। और फिर मान लो इसमें भी एक्स वेरिएबल रहता, तो फिर दूसरा डिटरमिनेंट आ जाता, उसमें ऊपर वाला एज इट इज, फर्स्ट वाला एज इट इज, थर्ड वाला एज इट इज, सेकंड का डिफरेंशिएशन करते। बताया होगा ना ये? बताए। हाँ, तो इसमें क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? यहाँ पे तुम्हें एक्स दिख रहा है क्या इन दोनों में? नहीं। वो जो तुम्हें बताया होगा, सर ने तीनों रो में एक्स वेरिएबल लिया होगा, तीनों रो में एक्स के फंक्शंस लिए होंगे, 3 डिटरमिनेंट के सम के फॉर्म में दिखाया होगा, है ना। लेकिन जब तुम इसको डिफरेंशिएट करने जाओगे, दूसरा डिटरमिनेंट लिखोगे सम में प्लस करके, तो इसका डिफरेंशिएशन तो 0 आ जाएगा, तो उस डिटरमिनेंट की वैल्यू 0। तीसरे में इसका डिफरेंशिएशन होगा तो ये भी 0 आ जाएगा, तो उसकी वैल्यू 0। तो वो सब लिखने की जरूरत ही नहीं थी। ठीक है। यस सर। फिर उसके बाद सेक्शन डी, इतना दिया था क्या या और भी था? इतना ही था। ठीक है। सेक्शन डी सॉल्व कर लिया? यस सर। यस सर। तो इसको जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। पार्ट 1 में सेक्शन डी, D1, D2, D3। सेकंड सेकंड में क्या दिक्कत हो गई? सर उसमें इनफाइनाइट सॉल्यूशन आते हैं तो इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं, तो ऐसे केस में क्या करना बता देता हूँ। एक्स वाई जेड में से किसी एक की जगह पे टी ले लेना, एक्स वाई जेड में से किसी एक की जगह पे टी ले लेना। वो ऑप्शन में भी देख लेना। जैसे मान लो इसका हम आंसर देखते हैं D3 का, तो उसमें किसकी ठीक है जगह पे उन्होंने ये दिया हुआ है फाइनल सॉल्यूशन। ऐसा एक क्वेश्चन मैंने क्लास में भी दिया था होमवर्क के लिए। तो D3 का आंसर देखो, किसकी जगह पे क्या दिया है, ऐसे हमें ऑप्शन में देखना है। के टर्म्स में दिया है के, ठीक है, के टी की जगह पे के ले लिया, लेकिन जेड की जगह पे के दिया ना, तो हम क्या करेंगे इसमें, जेड की जगह पे के ले लेंगे, तो हमें क्या मिलेगा? इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आते हैं तो उसका सॉल्यूशन सेट कैसे लिखेंगे ये देख लो। यहाँ पे जेड की जगह पे ऑप्शन देख लिया हमने, तो जेड की जगह पे हमें के दिख रहा है, तो जेड की जगह पे के पुट करेंगे तो x + 2y इज इक्वल टू 2 - 3 क्या आएगा, एंड x - y इज इक्वल टू 3 - के आ जाएगा। तो इन दोनों को साइमल्टेनियसली सॉल्व कर लेंगे, किसी भी दो को ले लेना। फर्स्ट एंड सेकंड को मैंने लिया, तुम फर्स्ट एंड थर्ड को भी ले सकते हो, या सेकंड एंड थर्ड को। इनको साइमल्टेनियसली सॉल्व करेंगे तो x एंड y भी हमारे के टर्म्स में आ जाएंगे। तो हो गया। ठीक है। यस D4, यस सर। डाउट है सर। D4 जैसे क्वेश्चन आते हैं ना, उसमें थोड़ी देर के लिए 1/x + 5 को T1 ले लेना, एंड 1/y + 7 को T2 ले लेना। तो ये देख लो, 4T1 + 3T2 इज इक्वल टू -1, एंड 6T1 - 6T2 इज इक्वल टू -5। सॉल्व कर लो अब इसको। पहले T1 T2 निकाल लो, T1 T2 निकल गए तो x एंड y निकल जाएंगे। ठीक है। रहेगा। फिर उसके बाद D5। यस सर। डाउट है सर। D5 में डाउट है। फाइंड दोस वैल्यूज ऑफ C for which the equation are consistent. Also solve above equation for these values of C. कंसिस्टेंट मतलब एक सॉल्यूशन होना चाहिए,
एटलीस्ट एक सॉल्यूशन तो होना चाहिए। तो इसमें ध्यान रख लो, अब ये इसमें रिलेटेड कंसेप्ट इसी क्वेश्चन में बताने के लिए रखा हुआ था मैंने। जब ऐसा होता है तीन वेरिएबल दो वेरिएबल तीन इक्वेशंस आ जाते हैं, तीन वेरिएबल दो इक्वेशन सॉरी दो वेरिएबल तीन इक्वेशंस और उनको कंसिस्टेंट बनाना है, तो ये तीनों लाइंस कैसी हो, वैसे बताया क्या था हम स्ट्रेट लाइन में देख ही चुके उसको, कि ये तीनों लाइंस कैसी होनी चाहिए, कॉन्करेंट होनी चाहिए, या तो तीनों ओवरलैपिंग होनी चाहिए। अब लेकिन तीनों ओवरलैपिंग होगी ये तो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि तीनों पैरेलल, तीनों में x का कोएफिशिएंट y का कोएफिशिएंट एंड कांस्टेंट सेम आने चाहिए, तो वो तो होगा नहीं। तो ये कॉन्करेंट होनी चाहिए। तो कॉन्करेंट अगर होनी चाहिए तो हमें पता है कि ये 2 3 3 c+2 c+4 c+6 एंड देन c+2 का स्क्वायर c+4 का स्क्वायर एंड c+6 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। ये डिटरमिनेंट कोएफिशिएंट्स का कांस्टेंट का, यही तो होता है ना कॉन्करेंट में। तो 0 कर लो, c मिल जाएगा, c मिल गया तो उसके बाद ये पॉइंट भी हम निकाल सकते हैं किसी दो लाइन को साइमल्टेनियसली सॉल्व करके। ठीक है, क्लियर है। d6 d7 d8 यस सर। d8 में क्या दिक्कत हो गई? Compute A inverse if A is equal to this and hence solve the equation। में दिक्कत क्या है तुम्हें ये बताओ। कौन से पॉइंट में है? हाँ सर वो उन दोनों को मतलब वो नहीं हो रहा है सर। A इनवर्स निकाल लिया तुमने? यस सर। तो A इनवर्स निकाल लिया तो क्या यही आ रहा था क्या 3 0 3 2 1 0 4 0 2? बोलो कुछ अलग आ रहा था सर। क्या अलग आ रहा था सर कुछ। ठीक है, कुछ अलग आने तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन क्या तुम अब यहाँ पे मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई कर सकते हो ना? तो देख लो यस सर। जो राइट हैंड साइड में गिवन है उनको जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी, एक कॉलम मैट्रिक्स बनेगी जिसमें पहला जो एलिमेंट है वो रहेगा 3x प्लस 3y, दूसरा एलिमेंट 2x प्लस y सॉरी 3x प्लस 3z 2x प्लस y एंड यहाँ पे 4x प्लस 2z ये आएगा। एंड इधर जब लेके आ जाओ तो ये 8 प्लस 2y दोनों को ऐड कर देंगे 1 प्लस z 4 प्लस 3z। ठीक है, अब इक्वेट कर देंगे इनको तो ये 3x प्लस 3z इज इक्वल टू 8 प्लस 2y। तो 2y को उधर लेकर चले जाओ तो एक लीनियर इक्वेशन आ जाएगा x y z में। हो जाएगा सर। अब उसके बाद ऐसे ही सेकंड करने पे थर्ड करने पे तो तीन वेरिएबल तीन इक्वेशंस मिल गए, सॉल्व कर लो उसको। D9 D10 तो चलो ठीक है, आज के लिए इतना ही रखते हैं। एक जो कंसेप्ट हमें पढ़ना है पहले वो पढ़ लेते हैं, बाकी का नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करते रहेंगे। ठीक है, कॉपी निकाल लो क्लास नोट्स को। ब्लर का तो इशू नहीं है ना? नो सर। बाकी के लोग क्लियर है? नो सर। नहीं है, चलो ठीक है।
तो रेडियो सब लोग अब मैट्रिक्स के ऊपर आ रहे हो, लास्ट वाला कंसेप्ट हमें देखना है। तो लिखो यहाँ पे, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स होती है या जीरो मैट्रिक्स होती है, तो इससे हम क्या क्या चीजें कंक्लूड कर सकते हैं, उसके बारे में हमें जानना है। ठीक है, अगर दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रही है, ठीक है, उससे क्या क्या कंक्लूड कर सकते हैं। एक तो मैंने अभी डिस्कशन के थ्रू बता दिया, अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होती है, यहाँ पे पहला कंक्लूजन उसी के बेसिस पे लिख रहा हूं, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, इफ ए इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो तुम ही लोग बताओ ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा क्या? यस यस सर। करेगा। Yes, ए इनवर्स एग्जिस्ट करेगा तो हम दोनों तरफ ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कर देंगे। जब तक ये नॉन सिंगुलर नहीं गिवन रहेगा तब तक ये मत मान लेना कि उसका इनवर्स एग्जिस्ट करेगा। ठीक है, एंड डायरेक्टली जैसे वो तुमने किसी ने तो ये किया होगा ना, इसमें a माइनस बी ए माइनस सी ए को धड़ धड़ कैंसल आउट कर दिया होगा, किया कि नहीं किया? नहीं किए। अरे तभी तो तुम्हारा कंफ्यूजन हुआ था उस स्टेटमेंट में। सर हाँ सर, वो अगर b इक्वल टू सी दिया हुआ है तो प्री मल्टीप्लिकेशन से वो आ सकता है ना, ए बी इक्वल टू ए सी। हाँ वो आ सकता है ना, लेकिन हमें ए बी इक्वल टू ए सी से उधर जाना था, दोनों अलग चीजें हैं। ठीक है, तो यहाँ पे a इंटू ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू और ये b इज इक्वल टू ये नल मैट्रिक्स को तुम किसी भी मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई करो, नल मैट्रिक्स ही रहेगी, तो यहाँ से हमें b इक्वल टू 0 मिल जाएगा। तो ये पहला कंक्लूजन है कि अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, या पॉसिबिलिटी बोल सकते हो, ए अगर नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो फिर वहां पे b का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट क्लियर है? यस सर। अगर ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो बी का नल मैट्रिक्स वहां पे होना जरूरी है। फिर उसके बाद ये लिख लो जल्दी से, हो गया। हो गया। दूसरा, इफ बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स, तो बताओ अगर बी इज नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो ए नल मैट्रिक्स होगा। बी इनवर्स से क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 0 नल मैट्रिक्स, सॉरी 0 हो गया, तो ये ए इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स 0 मैट्रिक्स। ये दूसरा रिजल्ट है, अगर बी नॉन सिंगुलर होती है तो ए का नल मैट्रिक्स होना जरूरी है। ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड कंक्लूजन, या थर्ड रिजल्ट जो इससे आता है, a इंटू बी इज इक्वल टू 0 या नल मैट्रिक्स, तो दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट ले लिया, तो इस नल मैट्रिक्स के डिटर्मिनेंट की वैल्यू 0 रहती है, तो इसका मतलब डिटर्मिनेंट a इंटू डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों में से एटलीस्ट कोई, मतलब इन दोनों में से एटलीस्ट कोई एक क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। तो आइदर डिटर्मिनेंट a इज इक्वल टू 0 और डिटर्मिनेंट b इज इक्वल टू 0। फाइनली एक ही स्टेटमेंट लिखने वाले हैं हम, लेकिन ये सारी उसकी पॉसिबिलिटीज है कि क्या क्या हो सकता है। अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो इसको 0 होना पड़ेगा नल मैट्रिक्स, अगर ये नॉन सिंगुलर होगी तो इसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा, अगर
दोनों तरफ हमने डिटर्मिनेंट लिया तो वहां से भी कहा जाता है दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। एंड फोर्थ में दोनों की दोनों नल मैट्रिक्स हो जाए, ये भी तो एक पॉसिबिलिटी है ना। ये यस सर। चारों स्टेटमेंट, चार पॉसिबिलिटी का स्टेटमेंट है इसके। ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है, ये भी हो सकता है। तो इन चारों में एक कॉमन चीज है, अगर बी नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0। 0। ए नल मैट्रिक्स है तो उसका डिटर्मिनेंट कितना आएगा? 0। यहाँ पे तो दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 आ रहा है। ये दोनों नल मैट्रिक्स है तो दोनों में से किसी एक का डिटर्मिनेंट 0 होना चाहिए। इसका मतलब जो फाइनल स्टेटमेंट है वो है, अगर a इंटू बी 0 है या नल मैट्रिक्स है तो इन दोनों में से किसी एक मैट्रिक्स का सिंगुलर होना जरूरी है। यस ये सर। सही रहेगा क्या स्टेटमेंट यहाँ पे? क्या उसमें ये चारों चीजें आ जाएगी? बोलो। यस सर। आ जाएगी। तो वही फाइनल स्टेटमेंट था कि अगर a इंटू बी इज इक्वल टू नल मैट्रिक्स है तो ये कब पॉसिबल होगा? जब दोनों में से कोई एक मैट्रिक्स कैसी होनी चाहिए? सिंगुलर। देखो फाइनली कंक्लूजन, ये चार रिजल्ट से ये मिलता है a टू बी अगर नल मैट्रिक्स है देन at least one matrix should be singular. At least one matrix should be singular. At least one matrix should be singular. Clear है ये? यस सर। तो अब इसके क्वेश्चन देखो, अच्छे क्वेश्चंस पूछे गए एडवांस में इस कंसेप्ट के ऊपर, और 3 साल पूछे गए। अब ईयर तो याद नहीं एग्जैक्टली लेकिन 3 साल इस कंसेप्ट के ऊपर क्वेश्चन आए हुए हैं डाटा चेंज कर करके। तो लिखो क्वेश्चन पहला। पहला क्वेश्चन ये है, पी एंड क्यू आर टू 3x3 matrices. P and Q are two 3x3 matrices such that P not equal to Q such that P not equal to Q. If P cube is equal to Q cube and P square cube is equal to Q square P, then find determinant of P square plus Q square. ये कितना होगा? तो ये चीजें हमें गिवन है। 3x3 की मैट्रिसेस है ये दोनों, P नॉट इक्वल टू Q है, P क्यूब इज इक्वल टू Q क्यूब है, P स्क्वायर Q इज इक्वल टू Q स्क्वायर P है। तो हमें इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है।
जल्दी से देखते कितने लोग बता पाते हैं इसका आंसर। विथ रीजन चाहिए, ठीक है, ये नहीं कि तुक्के मारे जा रहे हो। कोई ऐसा है क्या जिसको ब्लर दिख रहा है इसमें से? हाँ, न्यूमेरिकली आंसर है बेटा। ये इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है, उसमें थोड़ी ना पीक्यू के टर्म्स में कुछ होगा। किसी का नहीं आ रहा है क्या? अरे बोलो जल्दी अमोघ। क्या है वैसे तुम्हारे नाम का मीनिंग क्या है अमोघ? अच्छा, गणेश जी का नाम है अमोघ। तोहिद, आवाज आ रही है मेरी? तोहिद, ये सो गया आज भी। सिमरन, यस सर। ये मतलब हो तो समृद्धि, यस सर। प्रणव, यस सर। चैतन्य, यस सर। ये जगा हुआ पूरा एकदम जोश में है चैतन्य। क्रिकेट खेल के आया क्या सुबह सुबह जाके? नो। सच बता। नो सर। कल कौन जीता, एमआई जीता या कोलकाता जीता? बोलो। केकेआर जीता क्या? एमआई जीता है ना रे? कौन जीता है बताओ? केकेआर। केकेआर जीता है क्या? ये सारे फर्जी लोग है रे। अच्छा, केकेआर डैड ने बोला, जबरदस्ती का पापा के ऊपर ब्लेम डाल रहे हो। खुद देख के बैठा हुआ है ये रोहित और बोल रहा है पापा ने बताया। अच्छा, ये कितने भोले बन रहे हैं देखो, इस साल आईपीएल 2 बार क्यों हो रही है। एक्टिंग बढ़िया कर लेते हैं यार तुम लोग, मतलब
अभी तो चलो चैट में बता रहे हो, चेहरे के एक्सप्रेशन देखने होंगे। भोले बच्चे की तरह एकदम क्या पूछ लिया एकदम, है ना, पता ही नहीं हम लोगों को, स्कोर तक नहीं पता मैच का। अबे झूठे। ये हर्षवर्धन ज्यादा फॉर्म में लग रहा है, सीएसके को सपोर्ट करता है ना, तो इसका आंसर आ रहा है क्या पहले ये बताओ। नहीं आ रहा है सर। ये अमोक तो बीच बीच में क्रिकेट खेलने जा रहा था, इसके पापा ने बताया, पढ़ाई कर रहा है 5 घंटे और बाकी टाइम क्रिकेट खेल रहा है कि नहीं अमोक। अब देख रहा क्रिकेट, खेल नहीं रहा है, अब देख रहा है। सही कह रहा हूँ ना अमोक। अभी नहीं खेलते हो? ठीक है, और 2 मिनट तुम्हारे पास, सोचो इस क्वेश्चन के बारे में। आज मजा आएगा, सीएसके और आरसीबी। अबे तेरे मजे में ठीक करवा देता अगर ऑफलाइन होता तो। मजा आएगा कह रहा है गौरव। रुको बैठा हो, मतलब एक दो क्लास तो ऑफलाइन मिलेगी, तब देखना। हाँ सम्यक, आईपीएल स्टार्ट हो गए हैं, ये पूछ रहा है या मतलब बता रहा है मेरे को? सम्यक, ये पूछ रहा था या बता रहा था? अच्छा क्वेश्चन था क्या? तू सबसे भोला इंसान है रे। ठीक है, जल्दी से वो सॉल्व करो। अच्छा आईपीएल क्या होता है? अरे बेटा तेरे को तो दूध की बोतल पकड़ानी पड़ेगी मेरे को अगले लेक्चर में। आईपीएल क्या होता है ये पूछ रहा तू तो। हाँ, क्यों पीयूष? छोटे बच्चे भी आजकल इतने मासूम नहीं होते हैं, तुम इतनी मासूमियत दिखा रहे हो। आईपीएल क्या होता है? क्रिकेट क्या होता है क्या? ठीक है ठीक है, 2 बोतलों का इंतजाम कर दूंगा मैं। ग्लास से नहीं, तुम बोतल से पीते हो शायद। हाँ 0 आंसर है इसका। कितने लोगों का आ गया? लेकिन आया कैसे? रीजन वो इम्पोर्टेंट है, आया कैसे? बोथ आर सिंगुलर। अबे गधे, बोथ आर सिंगुलर, इधर पी नॉट इक्वल टू क्यू दिया हुआ है, तो बोथ आर सिंगुलर कैसे ले लेगा? अच्छा चलो देख लो, रीजन देख लो इसके पीछे का। भाई इन्वर्टिबल इन्वर्टिबल, रुको जरा, इधर देखो। जब भी ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है, जिस भी डिटर्मिनेंट की हमें वैल्यू निकालनी होती है उसको एक मैट्रिक्स ले लेंगे, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे पी एंड क्यू में कोई ना कोई एक कंडीशन गिवन रहेगी नॉट इक्वल टू वाली। तो जैसे कि ये है यहाँ पे, तो यहां से एक मैट्रिक्स लेंगे P माइनस क्यू, ठीक है, ये ले लेंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। एक मैट्रिक्स कौन सी ले ली? जिसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू हमें चाहिए, और एक मैट्रिक्स कहां से ले ली? जो ये नॉट इक्वल टू के फॉर्म में गिवन रहता है ना, वहां से एक मैट्रिक्स ले ली।
अब इन दोनों को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमें मिलेगा पी क्यू माइनस पी स्क्वेयर इंटू क्यू प्लस क्यू स्क्वेयर इंटू पी माइनस क्यू क्यूब, ये मिलेगा जब इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो। एंड ये देख लो जो हमें गिवन चीजें है उससे इसकी वैल्यू हमें क्या मिल रही है, पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, जीरो पी क्यूब माइनस क्यू क्यूब, तो जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। जीरो फिर ये दोनों सेम है जीरो। तो ये भी जीरो मैट्रिक्स आ जाएगी। इसका मतलब इन दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट जीरो मैट्रिक्स आ रहा है, नल मैट्रिक्स, ठीक है। यस इन सर। दोनों मैट्रिक्स का प्रोडक्ट नल मैट्रिक्स आ रहा है। अब अगर हमने इसको नॉन सिंगुलर ले लिया, मान लो इफ एज्यूम करते हैं इफ p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर इज नॉन सिंगुलर, अगर ये नॉन सिंगुलर है तो इसको नल मैट्रिक्स होना पड़ेगा। कंसेप्ट देखो, पहला स्टेटमेंट, अगर a इंटू बी नल मैट्रिक्स है और अगर हम a को नॉन सिंगुलर लेते हैं तो b नल मैट्रिक्स आती है। वैसे ही यहाँ पे अगर हमने p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर को नॉन सिंगुलर ले लिया तो p माइनस q एक नल मैट्रिक्स, इसका मतलब p इज इक्वल टू q आना चाहिए, बट क्या गिवन है, बट p नॉट इक्वल टू q। तो क्या हम इसको नॉन सिंगुलर ले सकते हैं क्या? नो नहीं नहीं ले सकते हैं, बट p नॉट इक्वल टू q, देयरफॉर p स्क्वायर प्लस q स्क्वायर कैसी मैट्रिक्स रहेगी, सिंगुलर। तो इसका डिटर्मिनेंट कितना आ जाएगा, जीरो। जीरो आ जाएगा। क्लियर है, यस एक्सप्लेनेशन सर क्लियर है कि इसका क्यों जीरो आता है? यस सर। लिखो जल्दी। लिख लिया? नेक्स्ट क्वेश्चन अब, नेक्स्ट क्वेश्चन है लेट, या लेट है ये m and n are two 3x3 matrices एंड यहाँ पे mn इक्वल टू nm है if m not equal to n square and m square is equal to n की पावर 4, then find determinant of m square plus m into n square। जल्दी से, सेम तरीके का क्वेश्चन है, डाटा बस थोड़ा अलग है और इसके डिटर्मिनेंट की वैल्यू बतानी है। तो ये एक मैट्रिक्स और ये है माइनस एन स्क्वायर एक मैट्रिक्स, तो जल्दी से बताओ।
क्या आ रहा है? 0। आ रहा है ना? हाँ सर। यस सर। तो ये क्वेश्चन सेम था, एग्जैक्ट सेम ही था, बस थोड़ा सा डाटा चेंज था। इसमें भी स्टेप्स वही फॉलो करने थे। m स्क्वायर प्लस m इंटू एन स्क्वायर एक मैट्रिक्स, फिर उसके बाद दूसरी मैट्रिक्स m माइनस एन स्क्वायर, इन दोनों को मल्टीप्लाई करते तो हमें क्या मिलता? m क्यूब माइनस m स्क्वायर इंटू एन स्क्वायर। ठीक है, ये मिल जाता। उसके बाद मल्टीप्लाई करते तो क्या मिलता? प्लस m इंटू एन स्क्वायर इंटू एम माइनस m इंटू एन की पावर 4। ठीक है, ये मिल जाता हमें। अब यहाँ पे क्या करो, ये m क्यूब एन इसको एक साथ ले लो, m क्यूब माइनस m इंटू एन की पावर 4। एंड यहाँ पे mn इज इक्वल टू nm दिया हुआ है, तो इसको ऐसे लिखो पहले m m n n, और यहाँ पे m m ये m n n m। ठीक है, अभी तो कोई ऑर्डर वगैरह हम चेंज नहीं कर रहे, जैसे मल्टीप्लाई किया था वैसे ही लिखा, बाद में इस तरीके से लिख दिया इसको। यहाँ से m प्री मल्टीप्लीकेशन के साथ बाहर आ जाएगा और अंदर में बचा रहेगा m स्क्वायर माइनस n की पावर 4। यहाँ पे इस की जगह पे क्या लिख सकते हैं हम लोग? nm लिख सकते हैं, nm लिख सकते हैं। तो ये m n m n, ठीक है, और इस nm की जगह पे nm की जगह पे mn लिख सकते हैं। ये देख लो mn mn, तो ये दोनों कैंसल आउट हो जाएंगे, सेम ही आ रहे हैं। और हमें देखो m स्क्वायर इज इक्वल टू n की पावर 4 गिवन है, तो ये भी कैंसल आउट हो जाएगा। मतलब यहाँ से फाइनली हमें क्या मिलेगा? एक जीरो मैट्रिक्स मिलेगी, और जीरो मैट्रिक्स मिलेगी तो उसमें अगर हम इसको नॉन सिंगुलर ले लेते हैं, इफ m स्क्वायर प्लस m इंटू एन की पावर 4 इज नॉन सिंगुलर, तो ये m माइनस एन स्क्वायर 0 आना चाहिए। दैट मीन्स m इज इक्वल टू एन स्क्वायर, बट m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर। देयरफॉर ये कैसी मैट्रिक्स है? सिंगुलर। एंड ये अगर सिंगुलर है तो इसका डिटरमिनेंट कितना आएगा? 0। बट m नॉट इक्वल टू एन स्क्वायर लिख लिया। देयरफॉर ये m स्क्वायर प्लस n इंटू, यहाँ पे स्क्वायर है, m इंटू एन स्क्वायर इज सिंगुलर, तो उसका डिटरमिनेंट 0। क्लियर है? तो ये आज का देख के बताओ कौन सा सही है, ये बोर्ड वाला सही है या राइटिंग पैड वाला? बोर्ड वाला। बोर्ड वाला क्या? उस दिन तो राइटिंग पैड कह रहे थे कुछ कुछ, तो उस दिन ज्यादा दिक्कत हो रही दोनों। ये अमोघ, ये ठीक है, इसी के ऊपर चलेगी अब, क्योंकि वेक्टर 3D भी चलेगा, समझाने में ज्यादा आसानी रहेगी। ठीक है, ऑफलाइन सही है। ठीक है, आ जाओ फिर ऑफलाइन के लिए, आ जाओ रूम में सामने बैठ जाना, यहाँ पे पढ़ाते रहूंगा, चलता रहेगा ऑफलाइन। ठीक है, क्वेश्चन होमवर्क के लिए लिख लेना। सच में? अबे सच में? ठीक है, आ जा।
तो ध्यान रखियो, लेकिन एक भी क्वेश्चन का मैं सेंटर से नहीं ले रहा हूँ। सेंटर पे मैं कभी टी शर्ट पहन के नहीं जाता हूँ, घर से ही ले रहा हूँ। घर पे थोड़ी ना वो फॉर्मल पहन के शर्टिंग करके खड़ा रहूंगा, वो कैसा लगेगा। ठीक है, उसमें नेक्स्ट क्वेश्चन है जो होमवर्क के लिए, इफ m की पावर 5 इज इक्वल टू n की पावर 5 एंड m की पावर 4 इंटू n इज इक्वल टू n की पावर 4 इंटू n, then which of the following is true? Which of the following is true? मल्टीपल करेक्ट है ये ऑप्शन है m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इज इक्वल टू 0, m की पावर 4 माइनस n की पावर 4 इंटू m प्लस n इज इक्वल टू 0, सी m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 m माइनस n इज इक्वल टू 0, एंड डी ऑप्शन में डी ऑप्शन में है डिटर्मिनेंट ऑफ m की पावर 4 प्लस n की पावर 4 इज इक्वल टू 0 इफ m नॉट इक्वल टू n। ये ठीक है, तो ये लास्ट क्वेश्चन था, ये तुम्हारे लिए होमवर्क है, और अब इसकी पूरी मॉड्यूल कंप्लीट कर लेना। ओके, थोड़ा सा ही बचा है अब मॉड्यूल में, तो जल्दी, और आसान भी है इसकी मॉड्यूल, बहुत इतनी ज्यादा टफ नहीं है, तो जल्दी जल्दी हो भी जाएगी। तो इसकी मॉड्यूल कंप्लीट करके रख लेना, उसका डिस्कशन हम लोग कर लेंगे। ठीक है, तो आज के इसमें किसी को कोई डाउट? कोनिक मैंने बताया ना, वेक्टर 3D एक बार हो जाने दो, उसके बाद होगा, क्योंकि अगर दोनों एक साथ चलाएंगे तो फिर दिक्कत आ जाएगी तुम लोगों को। बड़े 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 टॉपिक है, इंपॉर्टेंट भी है दोनों। ठीक है, हाँ चलो ठीक है। समर, चलो कहाँ चलना है समर? ठीक है, तो बाद में देख लेंगे कौन लेने वाला और क्या लेने वाला। अभी आज के इसमें किसी को कोई डाउट है क्या? नहीं। ठीक है, तो चलो आज के लिए इतना ही है, बाकी नेक्स्ट लेक्चर से वेक्टर 3D स्टार्ट होगा। ओके देन, चलो बाय 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 सर। हाँ, डिफाइनाइट बड़ा है क्या? नहीं, डिफाइनाइट, इनडिफाइनाइट छोटा है, डिफाइनाइट बड़ा है। डिफाइनाइट भी इतना भी ज्यादा बड़ा नहीं है, ये वेक्टर 3D के कंपेयर में छोटा है।